स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह श्रृंखला नई धारा के संस्थापक श्री उदयराज सिंह जी के साहित्य को समर्पित है। उदयराज जी के इस जन्मशती वर्ष में हम उनकी अमूल्य साहित्यिक धरोहर आप तक लेकर आ रहे हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से। सुनना न भूलें आने वाले कुछ हफ्तों तक नई धारा रेडियो पर। दो फूल एक साथ फूले, किस्मत जुदा जुदा है। नौश के एक सर पर एक कब्र पर पड़ा है। मेरा नाम कज्जन बाई, इलाहाबाद। इतना बोलते बोलते रिकॉर्ड समाप्त हो जाता और ग्रामोफोन की कुंजी भी ख़त्म हो जाती। गज़ल सुनना बंद हो जाता। उन दिनों ग्रामोफोन पर गज़ल सुनाने के बाद गायिकाएं अपना नाम पता भी बोलती और गीतों की कड़ियाँ उनके नाम से सदा जुड़ी रहती। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई, इस गज़ल का अर्थ मुझे साफ होता गया और जब रासमणी देवी और राजमुनी देवी की जीवन गाथाओं से मेरा परिचय हुआ तो इस गज़ल का अर्थ और भी विशाल हो गया। जनवरी की मुलायम धूप पश्मीने की तरह कोमल मगर उसकी तरह गर्म नहीं, बदन से फिसल कर निकल भागती। मैं उसी की खोज में बाहर लॉन में बैठा हूँ कि मेरे जामाता राजमुनी देवी को लेकर मेरे पास आए और मेरा उनसे परिचय कराकर कहीं चले गए। मैं उनसे पूछ बैठता हूँ, आखिर कैसे कष्ट किया आपने? मजबूरियों ने मुझे धकेल कर आपके यहाँ पहुँचा दिया। हाँ, मजबूरियाँ तो इंसान से जो ना कराएं। बात तो आपने पते की कही। मैं चुप हो आकाश में बादलों तथा जाड़े की धूप की आंख मिचौनी देखने लगा। राजमुनी देवी अपने में खोई सी चुप रही। मैं फिर पूछता हूँ, आप मेरी क्या सेवाएं चाहती हैं? मैं यथाशक्ति। भाई साहब, मेरी बेटी की शादी है। मैं तो एक ही प्राणी हूँ घर में कमाने वाली। फिर ब्लॉक की नर्स की कमाई ही कितनी। किसी तरह दो पुत्रों को पढ़ा रही हूँ और एक बेटी की शादी करने का साहस भी बटोर रही हूँ। पतिदेव? मैंने देखा कि उनकी मांग भरी है। वो तो आज 2 साल से लापता हैं। तब मुझे खट से याद आई आनंद जी की कही वे बातें। भाग्य हो तो रासमणी जैसा, भगवान सबकी बेटी को वही भाग्य दें। शादी से पहले उसके पतिदेव के घर पर 17 मुकदमे थे, 5 खून के तथा 12 सिविल। मगर वाह रे मेरी रासमणी, सगाई होते होते 5 खून के केस में मेहमान की रिहाई हो गई और आंगन में महावर से भरे पांव रखते रखते 12 सिविल मुकदमों में सुलह की अर्जी पड़ गई। देखना रासमणी की माँ, राजमुनि का भाग्य बड़ी बहन से 20 ही रहेगा, 19 नहीं। रासमणी के पिताजी के ये उद्गार आज भी राजमुनि को याद हैं, रह रहकर याद आते हैं। राजमुनि की शादी में बारात द्वार पर आई और द्वारचार होने लगा तो स्त्रियों की पात में हल्ला मच गया कि दूल्हा जाने कैसा कैसा कर रहा है, जरूर दिमाग से कमजोर है। तो बेटी की माँ ने कड़क कर कहा। फिर परपंच चालू हो गया। कई रात भर जग जग कर तो शादी की रस्में पूरी होती हैं। बेचारा थक गया है, नींद से परेशान है। ये मीन मेख न निकाल, अरे मंगल गा मंगल। गान तथा ढोल मंजीरों के जोर पर अर्धरात्रि के उपरांत राजमुनि की मांग में सिंदूर तो पड़ गया, मगर राजमुनि भी ताड़ गई कि वो घूरे पर फेंक दी गई और उसके माता पिता भी समझ गए कि बरतुहारों ने पैसा हजम कर उनकी बेटी का गला काट दिया। विधि निषेध के दायरे में फंसे किसी भी व्यक्ति में इतनी हिम्मत न थी कि बारात को बाहर से ही लौटा दे और राजमुनि की जान बचा ले। बस कानाफूसी होकर रह गई। यहाँ तो लोक लाज पहले है, किसी की बेटी की जान पीछे। तभी तो आज भी दहेज तथा बेमेल ब्याह की वेदी पर कितनी बेटियों को हलाल कर दिया जाता है। खैर,
टूटा हुआ मकान बनाया जा सकता है, मगर पैदाइशी किसी का दिमाग तो जोड़ा नहीं जा सकता। सभी दुआएं, मिन्नतें, दवा दारू बेकार रही। रास बिहारी बाबू अलबटा ही बने रहे और 2 बेटों तथा 1 बेटी का भार राजमुनि पर फेंक कर एक दिन लापता हो गए। कोई कहता कि धनबाद के कोयले के ट्रक पर चढ़कर कहीं कोयला खदानों में खो गए, और कोई कहता कि किसी ट्रेन पर बैठकर कहीं निकल गए तो फिर लौटने का रास्ता ही भूल गए। फिर भाइयों ने बंटवारा कर लिया। राजमुनि तथा उसके बच्चों का भार उठाने को कोई तैयार नहीं। वो सब ओर से निराश्रित हो गई। न कोई उसे देखने वाला और न कोई कमाने वाला। घर में फाके मस्ती मच गई। टोले मोहल्ले वालों ने कुछ दिन मदद करके हाथ समेट लिया। बड़ी बहन जो सामर्थ्य वाली रही, कभी कभार कुछ दे देती और माँ बाप इसी कुहुक में स्वर्ग से धार गए। बड़े बहनोई एक दिन राजमुनि के घर आए और तीनों बच्चों तथा उसको अपने यहाँ ले गए। एक दिन समय निकालकर समझाया, इस तरह रोने धोने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारा नाम हमने एक नर्सिंग स्कूल में लिखवा दिया है। तुम नर्सिंग की ट्रेनिंग ले लो और तुम्हारे बच्चे तब तक हमारे यहाँ अपनी मौसी के साथ रहेंगे। कमाने लगोगी तो दिन पलट आएंगे। निसहाय औरतों के लिए इससे अच्छी और निर्दोष और कोई कमाई नहीं। ये दकियानूसी झिझक छोड़ दो, नहीं तो इतनी लंबी जिंदगी तथा 3-3 बच्चों की परवरिश कैसे होगी। बहन ने भी उसे कई बार समझाया और अंत में वो राजी हो गई। दूसरा और कोई रास्ता भी नहीं था। समय के पर होते हैं, देखते ही देखते कहाँ से कहाँ भाग जाता है। साल भर बीतते बीतते देर न लगी। नर्सिंग की ट्रेनिंग समाप्त होते होते उसे एक ब्लॉक के अस्पताल में नौकरी मिल गई। फिर क्या कहने, दिन पलटने लगे। घर में चूल्हा चक्की फिर चलने लगी। बच्चे ब्लॉक के ही स्कूल में पढ़ने लगे और उन्हें 2 जून भोजन मिलने लगा। राजमुनि देवी अब सिस्टर राजमुनि हो गई। बेटी वीणा नित प्रतिदिन बढ़ने लगी। सिस्टर राजमुनि लाख चाहती कि वो अभी भी फ्रॉक में ही खेले, मगर वो बेटी जो ठहरी नदी की बाढ़ की तरह बढ़ती जाती। फिर वो साड़ी पहनने लगी, मैट्रिक क्लास में पढ़ने लगी, बदन भरने लगा। हाय राम, राजमुनि एक फंदे से निकली तो दूसरे फंदे में फंसने की तैयारी हो गई। नियति ने शायद उसे संघर्षों से जूझते रहने के लिए ही बनाया है। वीणा की शादी की चिंता उसके सिर पर आकर बैठ गई। उफ, अब कौन रास्ता निकाले। एक दिन ब्लॉक ऑफिस के बड़ा बाबू ने उससे पूछा, सिस्टर, वीणा की शादी के लिए अब दौड़ धूप कीजिए, बेटी बड़ी हो रही है। बड़ा बाबू, मैं औरत जाति जो ठहरी, कहाँ कहाँ दौड़ूं। फिर आज तो पैसे का बाजार गर्म है और मेरे पास पैसे कहाँ। दौड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, लड़का तो घर में ही है। सच? किसका बेटा है? अपने पैकेज ऑफिसर का। चलिए आज शाम को उनके घर चलकर बाकायदा शादी लगा दी जाए। फिर तो मैं सारे ब्लॉक ऑफिस के स्टाफ को उनके पीछे लगा दूंगा। हर कोने से नाकेबंदी हो जाएगी। बड़ा बाबू, आप तो मेरे लिए भगवान बनकर आ गए। सिस्टर, आजकल बेटी का विवाह करा देने से बढ़कर दूसरा कोई पुण्य नहीं। लड़का ब्लॉक में ही क्लर्क हो गया है। बहाली की चिट्ठी मैंने आज ही भिजवाई है। मगर मेरे पास पैसे कहाँ हैं? सरकारी नौकरी में लगे लड़के का तो आजकल 20,000 का भाव है। महंगाई क्या बढ़ी, तिलक मार्केट में भी तेजी आ गई। नहीं नहीं, इतने नहीं लगेंगे। आप पीएफ से लोन ले लीजिए और कुछ मैं ब्लॉक से इकट्ठे कर लूँगा। लोन ही सही, मगर इस समय काम तो निकल जाए, फिर धीरे धीरे देखा जाएगा। मामला कम में ही पड़ जाएगा। फिर आपके पास कुछ कपड़े गहने निकल ही आएंगे। नहीं नहीं, गहने ही तो अमीरी के श्रृंगार और गरीबी के आहार हैं। इतने दिनों आखिर हम कैसे जिए? बस गहने बेच बेच कर, गिरवी रख कर। बेटे की शादी का प्रस्ताव जब संध्या समय बड़ा बाबू तथा राजमुनि देवी ने पैकेज ऑफिसर साहब के सामने रखा तो वो भड़क गए। वाह, आप लोग भी गजब करते हैं। उधर आज ही बेटे की नौकरी लगी और इधर आज ही आप लोग टपक पड़े। जी जनाब, अभी तो सत्यनारायण की कथा भी घर में नहीं हुई है कि आप लोग सर पर सवार हो गए।
साहब, आपके सिर पर सवार होने की बात कतई नहीं है। हम तो सिर्फ आपके दरबार में अपना प्रस्ताव पेश करने आए हैं। प्रस्ताव पेश कर अब हम चलते हैं। एक प्याली चाय तो पी लें। हाँ, इतना तो अवश्य करेंगे, मुंह मीठा। साहब उधर चाय की आवाज लगाने उठे तो बड़ा बाबू ने राजमुनी देवी से कहा, बस आज इतना ही, पहला दिन जो है। दूसरे दिन पैकेज ऑफिसर जब ऑफिस में पहुंचे तो दो तरफी मुबारकबादी उन्हें मिलने लगी। बेटे की नौकरी की अलग और उसकी शादी तय होने की अलग। साहब बहादुर परेशान है। एक खबर की वो पुष्टि करते तथा दूसरे का खंडन, मगर लोग बाग कब मानने वाले। कहने लगे, वाह साहब, मिठाई खिलाने से अभी भागने लगे, पर दो दो बार हम मिठाई खाएंगे साहब। साहब बहादुर चुप। सारे ब्लॉक में ये बात फैलते देर न लगी। जिधर दौरे पर जाते उधर ही दोनों की बधाई मिलती। एक दिन राजमुनी देवी को बुलाकर उन्होंने कहा भी, सिस्टर, मैं तो परेशान हूं, अजब है ये इलाका। एक दिन बड़ा बाबू ने बात क्या चलाई कि सारे ब्लॉक में शादी तय हो जाने की खबर बिजली की तरह फैल गई। अरे मैंने अभी शादी पक्की कहाँ की है, मैं तो अभी प्रस्तावों को सिर्फ इकट्ठा कर रहा हूं। साहब, आप जो भी समझें, मगर मैं तो अपना हक सबसे ऊपर समझती हूँ, यानी इस शादी को ठीक ही समझती हूँ। अच्छा, तो आप भी इस साजिश के हिस्सेदार हैं? राजमुनी देवी हंसकर चुप हो गई। गर्दिश ने राजमुनी देवी में काफी तलखी भर दी है। एक दिन वो पैकेज ऑफिसर साहब को मना मनू कर शहर अपने भाई बहनोई के घर ले गई और वहां उनकी खूब आवभगत हुई। बीच बीच में जब साहब बहादुर भागने की कोशिश करते तो राजमुनी देवी कुछ कड़ी होकर बोलती, साहब, वीणा की शादी तो आपके बेटे से ही होगी, दूसरी जगह नहीं। वो सारे ब्लॉक की बेटी है और आप सारे ब्लॉक के सबसे बड़े अफसर। ये जोड़ी हमें कहाँ मिलेगी? फिर जोड़ी तो आसमान से बनकर आती है। पीओ साहब चुप हो जाते। जब तक पीओ साहब शहर से लौटे, ब्लॉक ऑफिस के बाबुओं ने एक दिन ऑफिस में मिठाइयाँ बंटवा दी और खबर फैला दी कि पीओ साहब के बेटे की शादी सिस्टर राजमुनी की बेटी वीणा से तय हो गई है और ये सगाई की मिठाई बट रही है। साहब बहादुर घर लौटे तो पाया कि उनके दरवाजे पर शहनाई भी बज रही है और सारे गांव के लोग खुश हैं कि सगाई पर पीओ साहब ने उन सबको पूछा भी और मिठाइयाँ भी भिजवाई। उनकी तो हेकड़ी गुम। आखिर जनमत का ख्याल कर उन्होंने शादी का दिन भी मुकर्रर कर ही दिया। तो मेरे पास राजमुनी देवी आज रेशमी साड़ियों की तलाश में आई हुई हैं। कहती हैं, भैया, आपके आशीर्वाद से सब इंतजाम हो गया। मुझ अकिंचन की ब्लॉक ऑफिस वालों ने बड़ी सहायता की, सारा भार ही अपने कंधे पर उठा लिया। अब सिर्फ घट रही है तो मेरी रेशमी साड़ी। एक रेशमी साड़ी का दाम 250-300 रुपये है और मेरी बहुत साध है कि रेशमी साड़ी पहनकर वर का परिछावन करूं तथा कन्यादान करूं। यदि इसमें आप मेरी सहायता करते तो पुरानी ही सही, मगर लोकलाज और साध दोनों ही पूरी हो जाती। मैंने अपनी पत्नी से कहा, कुछ एक पुरानी रेशमी साड़ियां निकाल कर अभी दे दो, मांग बहुत छोटी है। पत्नी ने सिर खुजलाया, कहा भी, देखती हूं इनके काम की ऐसी साड़ियां मेरे पास हैं या नहीं, ढूंढना होगा। खैर, अलमीरा में तलाशती हूँ शायद। राजमुनी देवी का भाग्य अब साथ दे रहा है। एक नहीं 3-3 रेशमी साड़ियां उन्हें मिल गई। वो तो फूल ही नहीं समाई। शादी में मेरे जमाता आनंद जी ब्लॉक में गए भी थे। लौटे तो मुझे बताया, बड़ा मजा आया शादी में। राजमुनी दीदी तीनों रेशमी साड़ियों को एक ही रात में पहन गई। एक साड़ी पहनकर जब वो एक रस्म कर गीत गाने बैठती तो चर्र से वो फट जाती। फिर किसी तरह आंचल लपेटकर धीरे से उठती और दूसरी साड़ी पहन लेती। वो भी कुछ देर बाद चर्र से फट जाती। फिर तीसरी साड़ी पहनी। इस तरह सब रस्में समाप्त हुई और गांव की स्त्रियों में शोहरत हो गई कि आज सिस्टर राजमुनी इतनी खुश थी कि एक रात में 3-3 रेशमी साड़ियां बदल ली उन्होंने। वाह हरी किस्मत।
इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारी ये प्रस्तुति आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अन्य पॉडकास्ट्स, वीडियो इंटरव्यूज़ आदि के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।